हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है समीकरण एवं गुणनखंड। समीकरण एवं गुणनखंड आपका एक टॉपिक है जिसको आज हमें बढ़िया तरीके से चीज़ों को जो है करना है। तो चलिए आइए दोस्तों इसको समझते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यदि आप बढ़िया तरीके से करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आप बढ़िया तरीके से स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है? तो हम इसको जल्दी से हम ब्रीफली में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसलिए हम शॉर्ट में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण एवं गुणनखंड के बारे में जानते हैं। समीकरण क्या है, आपको मैं थोड़ा सा समीकरण के बारे में बता दूं। समीकरण और पॉलिनोमियल और इक्वेशन यानी कि बहुपद और समीकरण में लोग बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि बहुपद क्या है, समीकरण क्या है। तो सबसे पहले इसमें बहुत क्या क्या चीज़ें आती है ये अपने को समझ लेना। समीकरण तो आता ही है, समीकरण के साथ साथ गुणनखंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे जीरोज पूछे जाएंगे, मूल रूट पूछे जाएंगे यानी कि मूल पूछे जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और साथ में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी डेफिनेशन है जो कि आपकी एग्जाम में जो है पूछी जाती है। ठीक है, आपको पता है कि एमपीपीएससी डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए हमें थ्योरी को भी लेकर के चलना पड़ता है। क्लियर है? तो सारी थ्योरी भी मैं कवर करवाऊंगा, साथ में लास्ट में क्वेश्चंस भी कवर करवाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए, एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले समीकरण समझते हैं कि समीकरण क्या है। दोस्तों समीकरण एवं पॉलिनोमियल, इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स में आपको अंतर समझना है। एक आता है इक्वेशन, इक्वेशन है दोस्तों, और एक दूसरा होता है एक्सप्रेशन। ये दो चीजें हैं। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में दोस्तों बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को समझ लो। जैसे मान लीजिए ax प्लस बी लिखा है, क्लियर है? तो ये आपका एक्सप्रेशन है। क्या है दोस्तों? एक्सप्रेशन है। और यदि इसी को इस प्रकार से लिख दे, ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिख दे, तो ये क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? कुल मिलाकर के यदि दो साइड में देके रखा होता है, कोई भी एक्सप्रेशन के इक्वल के उस साइड कोई ना कोई नंबर दे दे, 0 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे या कुछ भी दे दे, तो किस में बदल जाता है? वो इक्वेशंस में बदल जाता है। और यदि डायरेक्ट इस प्रकार से दिया होता है तो वो क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आई होप कि आपको एक्सप्रेशन का हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यंजक। व्यंजक और इक्वेशन में आपको अंतर पता होना चाहिए। व्यंजक क्या होता है? ax प्लस बी, इक्वल में कुछ नहीं होता, वो क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है, यानी कि एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है? यदि ax प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3 इस प्रकार से कुछ दे दे तो ये क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो ये सिंपल वे में आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब मैं स्लाइड के माध्यम से आपको चीज़ें जो है जल्दी से ब्रीफली मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप जल्दी से मतलब विद इन टाइम जो है सारी चीज़ों को क्या कर पाएँ, कवर कर पाएँ, और आप अपने एग्जाम के पहले इस टॉपिक को या और भी जो टॉपिक है वो सारे के सारे कवर कर पाएँ। क्लियर है? तो आइए हम चीज़ों को समझते हैं सीधे डायरेक्ट। एक तो सबसे पहले समझना है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का हिंदी में बहुपद होता है। बहुपद मतलब जिसमें बहुपद मतलब बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद यानी कि टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उसको बोलते हैं बहुपद। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं यानी कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं बहुपद। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि बहुपद के प्रकार भी हैं। एक जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं या मोनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। जिसमें द्विपद होते हैं यानी दो टर्म्स होते हैं उसको द्विपदी या बाइनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। जिसमें 3 पद होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और इस प्रकार से जो है हम चीज़ों को जो है समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले बहुपद को पहचाने। बहुपद की पहचान क्या है, हम कैसे समझ पाएंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है? तो आपको इस बात को समझना है, बहुपद की जो पावर होती है वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी भी बहुपद की पावर निगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, रूट में नहीं होती। और यदि पावर रूट में, माइनस या फ्रैक्शन में आ जाए तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले आपको समझना है मैं 3-4 जो है एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको समझना है इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। सपोज करिए ax स्क्वायर मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने,
आपके सामने दोस्तों लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्या है एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं ax की पावर -2 प्लस bx प्लस c। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और तीसरा एक्सप्रेशन भी आपके सामने लिख रहा हूं a√x प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से लिखा है। और ax की पावर 3/2 प्लस bx प्लस c, ये एक यहां पे 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं, 4 व्यंजक लिखे हुए हैं आपके सामने। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है। तो मैंने बहुपद की डेफिनेशन क्या बताया है, बहुपद की पहचान क्या बताया है, पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या बताया है। तो मैंने पॉलिनोमियल्स की पहचान बताया है कि पावर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, और पावर कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहां पे देखो ये x है, वेरिएबल है, वेरिएबल में पावर जो है 2 लगा है, पॉजिटिव है, इसके पावर में कुछ नहीं लिखा है तो इसके ऊपर 1 माना जाता है। क्लियर है? और इसकी पावर 0 है। इसी प्रकार यहां पे दोस्तों देखोगे तो यहां पे पावर -2 है, इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर बहुपद की कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। यहां पे पावर यदि मैं बात करूंगा तो √x है, √x है, एक रूट की वैल्यू 1/2 होती है, फ्रैक्शन में हो गई, इसलिए ये भी दोस्तों बहुपद नहीं है। यदि मैं यहां पे देखूं तो ax की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 है, पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो यदि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा बहुपद है, तो आप तुरंत बता दोगे जिसकी पावर पॉजिटिव होगी वही क्या कहलाएगा, बहुपद होगा। क्लियर है? तो ये भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन आपके सामने दे के रखे हैं, 4 व्यंजक दे के रखे हैं, 4 व्यंजकों में केवल ऊपर वाला ही क्या है, बहुपद है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बहुपद की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। बहुपद शब्द बहु प्लस पद से मिलकर के बना है, अर्थात व्यंजक में 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे अधिक है दोस्तों, अधिक पद होते हैं, इसे बहुपद कहते हैं। क्लियर है? ax प्लस by प्लस c एक बहुपद है। क्लियर है? ax प्लस by प्लस c एक बहुपद है जिसमें 3 पद हैं, ये पहला पद है टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है और ये तीसरा टर्म्स है। आई होप कि आपको बहुपद जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी चीजों को समझते हैं। बहुपद के प्रकार मैंने बता दिया है कि जिसमें एक पद होता है उसको क्या बोलते हैं, एक पदी या मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें 2 पद होता है, जैसे ax cx ये सभी एक पद हैं। जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में दोस्तों बाइनोमियल कहते हैं। क्लियर है? जिसमें 3 पद यानी कि 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये जो है एग्जाम्पल देके रखा है ax प्लस by प्लस c, ये पहला टर्म्स, ये दूसरा टर्म्स और ये तीसरा टर्म्स, 3 टर्म्स हुए, इसलिए इसको ट्राइनोमियल या इसी को त्रिपदी बोलते हैं। ये बहुपद के प्रकार हैं। यदि बहुपद की डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख दोगे, साथ में बहुपद के प्रकार भी आप बता दोगे। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। बहुपद की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनको अपने को समझना है, शब्दावली को समझना है। बहुपद में वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, डिग्री पावर होता है, टर्म्स होता है, एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होता है, कोफिशिएंट होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। कांस्टेंट को अचर बोलते हैं। घात, पद, व्यंजक, समीकरण, गुणांक और बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीजें जो है हमें समझना है। सपोज करिए यहां पे मैं एक बहुपद लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है? एक मैंने बहुपद का क्या है एक्सप्रेशन लिख दिया, एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। अब यहां पे सारी चीजें समझ लेना है। वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल जो होता है, जो चेंज होता रहता है, अपने हिसाब से हम उसकी वैल्यू जो है चूज करते रहते हैं, सेलेक्ट करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल को हम x y z के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? वेरिएबल फिर समझना है। वेरिएबल मतलब इंग्लिश में, यदि मैं हिंदी में बोलूं तो चर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हम अपने हिसाब से इसको चेंज करते रहते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहां पे जैसे x यहां पे दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, वेरिएबल है। ये x जो है यहां पे क्या है, वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन में जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है? दूसरा, वेरिएबल के बाद कांस्टेंट जिसको अचर बोलते हैं, जैसे ABC क्या है, ABC जो है वो कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों,
कांस्टेंट हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अचर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कांस्टेंट यानी कि अचर है क्या, तो जो चेंज नहीं होता है, हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, उनकी फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे अब 3 है तो 3 हमेशा हमेशा 3 होगा, वो हमारे हिसाब से कभी भी 2 नहीं हो जाएगा, या कभी भी 4 नहीं हो जाएगा, या कभी भी 10 नहीं हो जाएगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर वाले काउंटिंग नंबर होते हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, यानी कि अचर हैं। अचर जो कभी भी चेंज हमारे हिसाब से नहीं होते हैं, उनका एक फिक्स वैल्यू होती है, उनका एक फिक्स मान होता है, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट यानी कि अचर कहलाते हैं। क्लियर है? अब डिग्री या इसी को बोलते हैं पावर, हिंदी में बोलते हैं घात। किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, वही बहुपद की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है, उसकी पावर यानी कि उसकी डिग्री कहलाती है। मान लीजिए कि मैंने एक बहुपद लिख दिया दोस्तों, आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, एक बहुपद लिख दिया। सपोज करिए ax³ प्लस bx की पावर 4 प्लस cx प्लस d। क्लियर है? और मैंने पूछ लिया कि यहां पे आप बहुपद की घात बताइए, ये बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद की घात बताइए। तो जब बहुपद की घात पूछ ले तो आपको सबसे बड़ी पावर ढूंढनी होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो यहां पे ax की पावर क्यूब है, bx की पावर 4 है, cx है और d है। तो सबसे बड़ी पावर जो मिल रही है वो यहाँ पे 4 मिल रही है दोस्तों, अर्थात बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी इस बहुपद में, वो कितनी होगी, 4 होगी। बहुपद की घात जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, 4 होगी। क्लियर है? आई होप कि आपको घात भी समझ में आया होगा। क्लियर है? अब बात आती है टर्म्स या इसी को बोलते हैं पद। जैसे ये एक क्या है, टर्म्स है इस बहुपद का, ये भी क्या है, एक टर्म्स है इस बहुपद का, ये भी क्या है, एक टर्म्स है इस बहुपद का, ये भी क्या है, एक टर्म्स है इस बहुपद को। तो ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। कई टर्म्स से मिलकर के क्या बनता है, बहुपद बनता है। जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो ये 4 टर्म्स वाला ये क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों। जैसे ये सारी चीज जो अभी तक मैंने पॉलिनोमियल लिखी है, सारे के सारे क्या हैं, एक्सप्रेशन है। जैसे ax प्लस by प्लस c, ये क्या है दोस्तों, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। मैं यहां पे लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c, ये भी क्या है दोस्तों, एक्सप्रेशन है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आया होगा, जिसको हम हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजक बोलते हैं। एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। अब इक्वेशन, यदि एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू कुछ लगा दें, अब मान लो 0 लिख दो, या इक्वल टू 3 लिख दो, या इक्वल टू d लिख दो, तो ये क्या कहला गए, ये इक्वेशन बन गए। एक्सप्रेशन जैसे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू मैंने d लिख दिया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इक्वेशन कहला गया। क्या कहला गया, इक्वेशन कहला गया। आगे मैं इक्वेशन की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। अब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, वेरिएबल के साइड में जो नंबर लिखे होते हैं, वेरिएबल के साइड में जो नंबर लिखे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं गुणांक। आप देखोगे ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के बगल में क्या है, x² के बगल में क्या है, a है। तो a जो है x² का क्या है, गुणांक है। ये जो b है वो x का क्या है, गुणांक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो गुणांक समझ में आ गया होगा। गुणांक क्या है, एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या मैं इसी को कह सकता हूं कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि वेरिएबल के साइड में लगा होता है, वेरिएबल के गुणा के रूप में होता है, उसको बोलते हैं गुणांक। क्लियर? अब कोफिशिएंट समझ में आ गए, यानी कि गुणांक। अब बहुपद के शून्यक, मान लीजिए शून्यक को भी समझना है। जैसे मान लीजिए px इक्वल टू 3, इसको मैं लिख दूं x माइनस 5, px इक्वल टू x माइनस 5 एक क्या है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। इसके शून्यक बताइए, इसके शून्यक, इसके शून्यक, शून्यक इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, जीरोज ज्ञात कीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई हो। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक बहुपद है, इसके शून्यक या जीरोज ज्ञात कीजिए। तो जीरोज क्या होता है? जीरोज वह वैल्यू होती है जो उस पूरे बहुपद को क्या कर, पूरे बहुपद के मान को क्या करे, जीरो करते। जीरो वह वैल्यू होती है, शून्यक वह वैल्यू है जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सपोज करिए यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे लिखा x माइनस 5। अब मैं x की जगह क्या रख दूं कि ये पूरा मान जीरो हो जाए? तो आप कहोगे सर x की जगह यदि 5 रख दें तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 5 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो इस बहुपद का जो जीरोज होगा वो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, क्योंकि 5 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जीरोज क्या होगा, 5 होगा। इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात को समझना है। जैसे मान लो x माइनस 5 को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। x माइनस 5 को क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो मतलब जीरोज क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा और समझना है। मान लीजिए मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं 3x माइनस 5 के जीरोज यानी कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपसे आ सकता है तो हल लिखोगे। सबसे पहले यहां पे बहुपद माना, बहुपद px इक्वल टू 3x माइनस 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आपको जीरोज फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, जीरो, हमें शून्यक प्राप्त करना है। इसलिए इसको किसके बराबर होना चाहिए, 3x माइनस 5 को किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाए, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ऐसा x का मान मैं क्या रखूं कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो करिए, तो 3x इक्वल टू 5 को उधर भेजिए तो प्लस का 5, तो x इक्वल टू 5 और ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x इक्वल टू 5/3 आया। मतलब यदि मैं यहाँ पे x की जगह 5/3 रख दूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो इसके जीरोज क्या होंगे, 5/3 होंगे। px इक्वल टू 3x माइनस 5 के जीरोज क्या होंगे दोस्तों, 5/3 होंगे। आई होप कि आपको जीरोज समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोज आपको समझ में आ गए, आगे क्वेश्चंस के थ्रू भी हम चीजों को जो है समझेंगे। अब कुछ डेफिनेशन, जैसे अचर कांस्टेंट राशियां, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो फिक्स होती हैं, कभी भी हमारे हिसाब से चेंज नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं अचर, या उन्हीं को बोलते हैं कांस्टेंट राशियां। क्लियर है? तो वे राशियां जिनकी वैल्यू यानी कि मान परिवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात निश्चित होती हैं, अचर राशियां कहलाती हैं। इनमें सामान्यतः संख्यात्मक मान आते हैं, जैसे 2, 3, 4 आदि। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। इसमें दूसरा पॉइंट भी लिखा है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था, अब और क्लियर हो गया होगा। यदि अचर की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है तो आपको इस प्रकार से चीजों को लिख देना है। तो चलिए आइए दोस्तों आगे मूव करते हैं, आगे भी चीजों को देखते हैं। अब घात है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि घात क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी पावर या वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। यहां पे वही लिखा है, किसी भी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर है? जैसे यहां पे एक बहुपद लिखा है ax³ + bx² + cx + d, इसकी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात यहां पे क्या है, 3 है। मतलब इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। अब व्यंजक क्या है, व्यंजक भी समझ लेते हैं। बीजी व्यंजक संक्रियाओं अर्थात जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि से चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। जैसे 4x + 5y + 6 एक व्यंजक है।
समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो आपको व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन etc। फॉर एग्जांपल 4x + 5y + 6 इज एन एक्सप्रेशन। क्लियर? तो आपको एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम मूव करते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको नोट करना है, एक बार रिवाइज करना है, एक बार में चीजें समझ में ना आए तो 2-3 बार देख लेना है। एक बार बढ़िया नॉर्मल स्पीड से देखना है, दोबारा आप वीडियो को 2x स्पीड से देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी और आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? आइए दोस्तों आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं। अब समीकरण दो अभिव्यक्तियों की समानता को दर्शाने वाला एक गणितीय कथन ही समीकरण कहलाता है। समीकरण क्या है? समीकरण दो अभिव्यक्तियों की समानता को दर्शाने वाला एक गणितीय कथन ही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4x + 3 = 15 लिखा है, ये क्या है? समीकरण है। यहाँ पे जो समीकरण है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण के बारे में भी समझ लेना है। समीकरण के भी कई प्रकार होते हैं। समीकरण की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एक घात वाला समीकरण। ठीक है, एक घात वाला समीकरण उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसकी घात एक होती है। या मैं और अच्छी मतलब उसमें बताऊं तो एक घात वाले समीकरण को क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। समीकरण कई प्रकार के होते हैं, इक्वेशन कई प्रकार के होते हैं जिसकी घात एक होती है, जिसकी घात यानी कि पावर एक होती है, तो उसको हिंदी में रैखिक समीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? जिसकी पावर 2 होती है उसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? जिस इक्वेशन की पावर 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? और जिसकी पावर 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक, या इसको हिंदी में चतुर्थ घात समीकरण कहते हैं। ये समीकरण के क्या है? प्रकार हैं। तो समीकरण दो अभिव्यक्तियों की समानता को दर्शाने वाला एक गणितीय कथन ही समीकरण कहलाता है। ये रैखिक समीकरण दे के रखा है, यानी कि इंग्लिश में मैं बोलूं तो लीनियर इक्वेशन है। 4x + 3 = 15 दे के रखा है। क्लियर है? यदि इसमें से कह दिया जाए कि आप x की वैल्यू फाइंड करिए, किसकी वैल्यू फाइंड करिए दोस्तों? x की वैल्यू फाइंड करिए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करिए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4x इधर लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, उधर 15 है तो 15 को लिखा रहने दीजिए, 3 को उधर भेजिए, अभी इधर प्लस में है उधर जाएगा तो -3 होगा। क्लियर है दोस्तों? तो 4x = 15 - 3 12 आएगा, तो x = 12/4। x = 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x = क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। x = 3 होगा। ये क्या हुआ? इस समीकरण में x का मान आ गया। इस समीकरण को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। हिंदी वाले इसको समझेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। जिस भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं या उसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। अब समीकरण के प्रकार हैं। रैखिक समीकरण मैंने बता ही दिया, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों? इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। क्लियर है? यदि मैं त्रिघात समीकरण की बात करूं, यदि दोस्तों मैं त्रिघात समीकरण की बात करूं तो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती? 3 होती है। ax³ + bx² + cx + d = 0। ये क्या है? त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई दोस्तों? 3 हो गई। और यदि मैं चतुर्थ घात समीकरण यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? इसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, यानी ax⁴ + bx
क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थ घात समीकरण, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों, 1 है। आई होप कि आपको समीकरण के प्रकार के बारे में भी समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आइए आगे मूव करते हैं, आगे भी चीजों को देखते हैं। रैखिक समीकरण पहले ही आपको समझा दिया था। रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक समीकरण कहते हैं। ये रैखिक समीकरण का क्या है, एक एग्जाम्पल दे के रखा है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। 3x इक्वल टू उधर -4 है, सॉरी 5 है, -5 है, 4 को उधर भेज दो, 4 को उधर भेज दोगे तो ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो 3x इक्वल टू 5 -4 क्या हो जाएगा दोस्तों, -9 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -9 और ये 3 यहाँ पे है तो ये 3 नीचे पहुँच जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3 आता है, x इक्वल टू -3 हो गया। इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 होती है उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। ये जो है द्विघात समीकरण का क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने जो है दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या हुआ दोस्तों, द्विघात समीकरण हुआ। चलिए आइए आगे देखते हैं। त्रिघात समीकरण, जिन समीकरणों की अधिकतम घात 3 होती है उन्हें त्रिघात समीकरण कहते हैं। द इक्वेशन शोज मैक्सिमम डिग्रीज 3 आर कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जो है दे के रखा है, ax क्यूब प्लस बी एक्स, यहाँ पे b कर लो, या 6x स्क्वायर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या है दोस्तों, ये त्रिघात समीकरण का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे भी चीजों को समझते हैं, जानते हैं। अब चतुर्थ घात, वे समीकरण जिनकी अधिकतम घात 4 होती है उन्हें चतुर्थ घात यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है। ax की पावर 4 bx की पावर क्यूब cx प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्या है, चतुर्थ घात समीकरण का एग्जाम्पल आपके सामने दे के रखा है। इस प्रकार के आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। कुल मिलाकर के कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही हो सकता है। जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी वो चतुर्थ घात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है। तो आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आइए नेक्स्ट समझते हैं। गुणांक, गुणांक किसी, देखो गुणांक कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया है भी आपको, जस्ट फिर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के बगल में a लिखा हुआ है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, हल लिखोगे, हल एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट a होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। तो गुणांक किसी चर यानी वेरिएबल के साथ रखी गई एक संख्या है, अर्थात चर के साथ गुणा के रूप में जो संख्या होती है उसे गुणांक कहते हैं, तथा जिस चर के बगल में कोई संख्या नहीं होती है उस चर का गुणांक 1 माना जाता है। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं दिख रहा। जब एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं जब किसी भी वेरिएबल के बगल में कुछ नहीं लिखा होता है, उस कंडीशन में उसके बगल में 1 माना जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा है, इसका गुणांक हमेशा हमेशा क्या माना जाएगा दोस्तों, 1 माना जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। यहाँ पे यदि मैं x का गुणांक आपसे पूछ लूं तो x के बगल में b लिखा है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, यानी कि कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आप गुणांक को समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे 4x² लिखा है, 4x², तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² के बगल में क्या लिखा है, 4 लिखा है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में बड़े अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट, बहुपद के शून्यक। जीरोज के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज क्या होते हैं, किसी भी बहुपद का वह मान जो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, बहुपद की वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे, बहुपद के मान को पूरा का पूरा बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, वो क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। क्लियर है। किसी भी बहुपद की चरों के वह संख्यात्मक मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वह मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। किसी भी बहुपद के चरों के वह मान, किसी भी बहुपद के चरों के वह संख्यात्मक मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वह मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने देके रखा है x+4 के शून्यक, x+4 के शून्यक, तो आप मान लो px इक्वल टू x+4 देके रखा है। क्लियर है। तो आप क्या करो, x+4 इक्वल टू 0 करो, तो x इक्वल टू 4 उधर भेजोगे तो -4 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या -4 क्या कहलाएगा, इस बहुपद के जीरोज कहलाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। कल मैं आपसे जो है आपके सामने जो है और आगे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।